जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुपरफास्ट कोचिंग पर। यहाँ पर आज हम पटवारी में जो सेशन जो पूछा जा रहा है, जैसे 25 जो क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जा रहे हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग हमने एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टॉपिक से उठाए हैं। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको सबको पता है कि 25 क्वेश्चन हमें लगभग क्वेश्चन आपको हल करना होगा 25 मिनट में, तब जाकर आपका कहीं ना कहीं टाइम मैनेज हो पाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपको समझाएं, लेकिन फिर भी कुछ समझाने में समय हो सकता है कि यहाँ पर आपको लगेगा। लेकिन कोशिश आप ये करोगे कि वहां पर आप जो क्वेश्चन स्क्रीन पर जो दिखाई देगा उससे आप पहले हल करें। और आंसर अगर आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आंसर आपका नहीं आता तो एक बार यहाँ पर क्वेश्चन को देखिएगा और सोल्व किस तरीके से हम करेंगे वो आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है। तो आओ यहाँ पर अब शुरू करते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखने का मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला जो लिखा हुआ है, पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है? यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24 लिखा हुआ है और ए प्लस बी बराबर कितना लिखा है? 12। तो आपको क्या बताना है? ए का मान। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, 4 दे रखा है, 7, 6 और कितना दे रखा है? 12। और ये सारे क्वेश्चन जो आज हमने उठाए हैं वो सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? 24। तो आपको सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है? 24। ये सूत्र होता है, सबको पता है, ये फार्मूला है। तो इस सूत्र में आप लिखोगे एक बार प्लस और एक बार क्या? माइनस। एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये लिखा हुआ है। अब आपके पास a प्लस बी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी का वैल्यू आपके पास कितना है? 12। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 12। और यहाँ पर क्या लिखा? a माइनस बी बराबर कितना? 24। 12 से 24 अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 2। अब आपको इतनी बात समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास एक तो बात ये दे रखी है कि a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 12। और एक हमारे पास इक्वेशन क्या आया? a माइनस बी बराबर 2। तो ऐसी दो संख्या मुझे बताओ कि जोड़ने पर 12 आए और घटाने पर कितना आए? घटाने पर कितना मिले? 2। तो ऐसी दो संख्या आपके पास क्या होगी? अगर मैं 7 और 5 ऐसी दो संख्या आपके पास, एक क्वेश्चन इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है? 12। और एक क्या दे रखा है? ए माइनस बी बराबर कितना? 2। ऐसी दो संख्या बताओ कि जोड़ने पर आपको 12 मिले और घटाने पर क्या मिले? 2। तो आपका जवाब होगा, और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने, और किसका मान बताना है? ए का। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या करोगे यहाँ पर? जैसे यहाँ पर 7 और यहाँ पर कितना? 7 और 5 कितना होता है? 12। और 7 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 7 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 2। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7। आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7। आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 7। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर आपको दे रखा, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 24 है, और आपको क्या बता, और क्या दे रखा है? ए प्लस बी क्वेश्चन में गिवन है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना? 12। तो क्या बताना आपको? ए का मान। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस सूत्र होता है। और आपके पास ए प्लस बी का मान दे रखा है, तो ए प्लस बी का मान वैल्यू हमने पुट कर दिया। 12 से 24 कितनी बार? 2। तो ए माइनस बी का मान कितना आया? 2। तो आपके पास दो इक्वेशन तैयार हो गई। एक तो क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी बराबर 12, और एक आपके पास क्या आया? a माइनस बी बराबर 2। तो ऐसी दो संख्या बताओ कि जोड़ने पर 12 मिले और घटाने पर कितना? 2। तो आपका जवाब होगा सर 7 और 5 12 होता है, और 7 में से जब 5 घटाते हैं तो 2। दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है किससे? a और b से। a का मान 7 और b का मान कितना? 5। दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए जो आपने वैल्यू सोची है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 की कोटि क्या होगी? अब कोटि हिंदी में कोटि बोला जाता है, और इंग्लिश में कभी कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ जाता है डिग्री। क्या लिखा हुआ जाता है? डिग्री। तो ध्यान देना, कभी ऐसा ही बोल सकता है कि बहुपद की क्या बताओ डिग्री क्या है, या तो डिग्री बोल सकता है या फिर कोटि बोल सकता है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिखाई दे और आपसे क्या पूछे, डिग्री या फिर कोटि,
बहुपद की, तो आपको क्या समझना है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी जो पावर है, जो चर राशि की, जो चर राशि की जो सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही है, चर राशि क्या है, ये जो है एक्स एक्स एक्स, ये राशि कौन सी है, चर राशि। चर राशि की मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाती है, कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। तो आपका जो जवाब होगा या जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3। इसमें कुछ सोल्व करना जैसा नहीं था, आपको पता होना चाहिए कि कोटि या फिर डिग्री क्या होता है। तो कोटि या डिग्री बहुपद की मैक्सिमम पावर को कहा जाता है। मैक्सिमम पावर, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है, 3। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से क्या है, विभाज्य है। अब 99 के लिए रूल क्या है, 99 के लिए रूल क्या है, सबको पता। 99 के लिए रूल क्या है, 99 किसके भरोसे है, 99 किसके भरोसे है, ये भरोसे है 9 और किसके, 11 के भरोसे। किसके भरोसे है, 9 और 11 के भरोसे है। 99 के लिए 99 का कोई अपना रूल नहीं होता है, ये भरोसे है किसके, 9 के और किसके भरोसे, 11 के। तो सबसे पहले आपको 9 का नियम और 11 का नियम पता होना चाहिए कि 9 का नियम और 11 का नियम क्या है। हम इस तरीके से तो नहीं सोल्व कर सकते हैं कि एक एक करके सभी संख्या में 99 से भाग लगाएं, ये तरीका तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके को और किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 9 और 11 का। 9 और 11 का जो नियम होता है वो क्या होता है, 9 और जो 11 का नियम होता है वो क्या होता है। 9 का सबसे पहले आपको समझा देते हैं, 9 के लिए आपको समझा देते हैं। 9 के लिए क्या करना है, जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है, सपोज यहाँ पर जैसे लिख दिया 1 2 3 लिख दिया है, और यहाँ पर 3 लिख दिया, और 6, और यहाँ पर कितना 3। ये नंबर 9 से विभाजित होगा नहीं होगा, इसे चेक करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो 6 और 3 कितना हो गया 9, इसे जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 6 और 3 कितना 9, यहाँ 3 3 6 2 8 और 1 कितना 9। सारे ही जोड़ने पर जहां जहां आपको दिखाई देगी जोड़ने पर 9 बन रहा है, या 9 का गुणज, 9 का मल्टीपल अगर बन रहा है, या 9 से वो नंबर कट रहा है, तो वह नंबर 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। या फिर सभी को जोड़कर भी आप चेक कर सकते हो कि वो नंबर 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखो 6 और 3 कितना 9, और यहाँ पर भी 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो 18 9 से कटता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब एक 9 के लिए समझा दिया है, 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए क्या नियम होता है, 11 के लिए होता है एकांतर अंकों का योग का जो अंतर है, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए। अगर 11 का नियम आपको बता रहा हूं कि एकांतर अंकों का अंतर, एकांतर अंकों का अंतर मतलब क्या, जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो एकांतर अंकों का अंतर, एकांतर अंकों का योग करोगे और उसका क्या देखोगे, अंतर। अगर एकांतर अंकों का एक एक अंक को अगर आप छोड़कर क्या करोगे, जोड़ोगे, जैसे 6 4 10 और 2 कितना हुआ 12, यहाँ 5 3 8 और 1 कितना 9, माइनस करने पर कितना आया 3। तो क्या अंतर 0 आया। अगर अंतर 0 हो, अगर अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, तभी वह नंबर या फिर वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। आपको बताना है कि 99 से कौन सा विभाज्य होगा। तो 99 से विभाज्य होने के लिए आपको दो नंबर देखना होगा, जो ऑप्शन 9 और 11 से कटेगा वही ऑप्शन 99 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, तो आओ आपको दिखाते हैं अब क्या है, यहाँ पर सारी बातें क्या है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको क्या सिखाया है, जैसे यहाँ लिखा है 4 और 4 कितना 8। पहले तो आप देखो कि कहाँ कहाँ 9 बन रहा है, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, ये कट गया। यहाँ पर 8 और 8 कितना 3 5 8, 8 और 8 कितना 16, 16 9 के 9 से नहीं कटता है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। अगर 9 से नहीं कट रहा है तो हमें 11 से चेक करने की आवश्यकता भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखो यहाँ पर,
यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 हो रहा, 7 और 2 9, 5 3 8 और 1 9, ये वाला ऑप्शन राइट हो रहा है, किससे, 9 से कट रहा है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, 6 4 आपका 10 हो गया, ये 9 कट गया, 6 4 आपका 10, यहाँ पर ये 14, 14 और 3 आपका कितना हो गया, 14 3 17 और ये कितना 18, ये भी कट रहा है किससे, 9 से। ये भी नंबर डिविजिबल हो रहा है किससे, 9 से। ये भी ऑप्शन 9 से कट रहा है, ये भी ऑप्शन 9 से कट रहा है। इसे देखो 4 5 9 कट रहा है, 4 3 7 8 और 1 9, ये भी कट रहा है। तो 3 ऑप्शन ऐसे मिले आपको जो नंबर 9 से भी डिविजिबल हो रहे। अब हमें क्या चेक करना है, 11। एक ऑप्शन तो डिलीट हो चुका है। अब मैंने क्या बताया 11 के लिए, 11 के लिए मैंने क्या बताया, या 9 के लिए मैंने क्या सीखा, या तो सभी अंकों को जोड़कर देख लो, क्या वो जोड़ने पर जो भी योगफल आ रहा है क्या वो 9 से कट रहा है। अगर वो योगफल 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। और अगर ऐसा सबको नहीं जोड़ना है तो आप क्या करो, कहां कहां 9 दिखाई दे रहा है या फिर 9 या 9 का मल्टीपल कहां बन रहा है जोड़ने पर, तो वो भी नंबर 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब हम आते हैं किस पर, 11 पे। तो 11 के क्या नियम है, 11 के लिए मैंने क्या सीखा है, एकांतर अंकों के योग का अंतर। एकांतर अंकों के क्या बोला, एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर क्या मिले आपको, 0 मिले, 11 मिले, 22 मिले, 33 मिले, तो वह नंबर किससे कट जाएगा, 11 से। तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहां चेक कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना दिखाई दे रहा, 2, 2 और 7 कितना हुआ, 9, 9 और 3 कितना हुआ आपका, 12। यहां पर देखो एक बार, यहां देखिए ऑप्शन, यहां पर देखो आप, जैसे यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 1 लिखा है, 3 लिखा है, 5 7 9 और क्या 2। तो एकांतर अंकों का क्या करोगे, योग, 7 और 2 कितना, 9, 9 और 3 कितना, 12। यहाँ पर 9 और 5 कितना, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 और 1 कितना, 15। तो 15 में से बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना है। तो 15 में से अगर आप 12 घटाओगे तो कितना आया, 3 आया। तो अंतर मैंने क्या बोला, आना चाहिए 0 आना चाहिए, 11 22 33। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या हुआ, गलत। यहां पर देखो, यहां पर आपको क्या दे रखा है, चौथा ऑप्शन देखो, 1 1 4 3 दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर 1 1 4 3 4 और 5, एकांतर अंकों का योग करो तो 5, यहाँ पर 5 3 8 और 1 कितना, 9। यहाँ पर 4 4 8 और 1 कितना, 9, 9 माइनस 9 क्या गया, 0। क्या गया, 0। तो ये नंबर 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। तो अगर आपने पहला ऑप्शन उठाया, ये तो ऑलरेडी गलत हो चुका था, क्योंकि 9 से नहीं कटा तो 11 से चेक करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन उठाया, फिर हमने यहीं पर क्या देख लिया, चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन दोनों से सेटिस्फाई हो रहा है, किससे, 9 से भी और 11 से। तो आप ये बोल सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला। कौन सा वाला होगा, तो ये जो ऑप्शन है 99 से पूरी तरीके से क्या होगा, विभाजित। अगर इसे चेक करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो। क्या लिखा है, 9 1 3 4 6 और क्या लिखा है, 4। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पर क्या है, एक 4 4 8 और एक कितना, 9, 9 6 15, 15 और 3 कितना हो गया आपका, 18। 18 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 9। और 9 11 से नहीं कटता है, उसके लिए क्या आना चाहिए, एकांतर अंकों के योग का अंतर क्या आना चाहिए। तो 0 11 22 33 और यहाँ पर क्या आया, 9। तो 9 नहीं, यहाँ पर या तो 0 आना चाहिए था, 11 22 33, यहाँ पर क्या आया, 9। तो ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं कट रहा है, किससे, 11 से। तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, श्रेणी 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + डैश डैश के 100 पदों का योगफल क्या होगा। अब 100 पदों का योगफल अगर जानना है, 100 पदों का योगफल अगर आपको जानना है, तो 100 पदों के योगफल का जानने के लिए क्या करोगे, या तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर आपको अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर देखो पद कितने हैं, 100 पद है, और 100 पदों का क्या बताना है, योग। अगर 1 - 2 करूंगा और यहाँ पर 3 - 4 है और यहाँ पर 5 - 6 है, 1 से लगाकर कहाँ जाओगे आप, 100 तक। और 100 जो आने वाला है,
1 2 3, यहां पर देखोगे 1 -2 तो कितना बच रहा है -1, यहां पर कितना हो रहा है -1, यहां पर भी कितना -1। तो आप क्या समझे, दो अंकों को जब हम सोल्व कर रहे हैं 1 और 2 को, तो क्या मिल रहा है -1, क्या मिल रहा है -1। और भी तरीका इसे हल करने का, यहाँ पर भी -1 मिल रहा है, यहाँ पर भी क्या -1। तो ऐसे पद कितने हैं, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 पदों को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -3, मतलब 6 का आधा। और किसमें, नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में। तो -3 और पद कितने बोला यहाँ पर 100, तो 100 के जब आधे करोगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -50। या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + डैश डैश कहाँ तक 100। अगर ये समझ में आ रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 -2 को जब 2 को हल करोगे तो क्या मिलेगा -1, इन दोनों को जब हल करोगे तो क्या मिलेगा -1, इन दोनों को जब हल करोगे तो -1। पद 6 है और 6 पदों का जब इसे हम सोल्व करेंगे तो -3, मतलब 6 पदों का जब 6 पदों का जब आधा करोगे तो कितना आएगा 3, और 3 किसका आ रहा है -3, क्योंकि सोल्व करने पर -1 -1 -1। तो इसी तरह पद कितने हैं 100 के आधे कितने 50, लेकिन 50 रिजल्ट नहीं होगा, क्या होगा -50, क्योंकि दो पदों को हल करने पर क्या आ रहा है -1 -1 -1 -1। तो ऐसे -1 कितने मिलेंगे -50 मिलेंगे साहब, कितने मिलेंगे -50। तो सभी -1 -1 जब सभी को जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा -50। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सीरीज वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी तरीके हैं लेकिन यहाँ पर समय ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हम आपको इस तरीके से सिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर क्या होते हैं वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर या परिमेय संख्या क्या होता है, आपसे क्या पूछा है अपरिमेय। यहां पर देख लेना, यहां पर आप सुधार कर लीजिएगा। यहां पर 121 की जगह क्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर 100 कितना 25। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, आपको बताना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, दशमलव के बाद अनंत तक संख्याएं आती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1/2, 3/4, 10/2, ये सारी संख्या कैसी है परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, रूट में 25 और क्या लिखा है बटे में रूट में 225। तो इसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिला 5 और यहाँ पर कितना 25, और 5 से क्या कट गया, 5 से कट गया साहब क्या 25 कितनी बार 5। तो यहाँ पर क्या आया 1/5। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पाए ना, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको क्या बता, निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। 49 की बात करें तो यहाँ पर 49 की बात करोगे तो यहाँ पर कितना 7 और यहाँ पर कितना 11। तो इसे भी हम लिख पाए किस रूप में P/Q के रूप में। तो ये भी संख्या कैसी है परिमेय है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ अगर बात करें तो 49 यहाँ पर किसका होगा 7 का, और यहाँ पर कितना 1, तो 7/1 मत सॉरी यहाँ पर रूट कितना लिखा हुआ है 7 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। 49 और रूट में कितना लिखा हुआ है 7, तो रूट में 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो संख्या ऐसी हो जाएगी। फिर इधर देखिएगा 49 रूट में 49 अपॉन में क्या लिखा है 7। यहाँ पर अगर हम नहीं लिखते हैं इस तरीके से तो 121 बटा कितना 5। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखो 121, यहाँ देखो चलो 121 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 11 और यहाँ पर कितना 5।
तो हम इसे लिख सकते हैं ना P अपॉन Q के रूप में। अब इसकी अगर हम बात करें, 49 लिखा हुआ है, 49 के लिए क्या लिखोगे 7, और बटे में क्या है √7। इसे और अगर हल करोगे तो क्या मिलेगा, 7 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7 ऊपर वाले को, और बटे में क्या √7, तो √7 से √7 क्या हो गया कैंसल, √7 से √7 क्या हो गया कैंसल, तो क्या बचा √7। अब जो भी रूट में जो नंबर होते हैं, कैसे रूट में जो भी नंबर होते हैं, और कौन से, जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हुआ, 13 हुआ, वो सारे जो नंबर का रूट में होंगे नॉन परफेक्ट, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर अगर होगा तो वो हमेशा नंबर कैसा होगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे जब √7 का मान पॉइंट में आएगा और ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, या फिर दशमलव के बाद संख्या आती चली जाएगी, और इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी वाला। कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला। एक बार और देखो, आपको से पूछा था निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के लिए क्या करना है, रूट में 25 और रूट में कितना 225, तो पहला ऑप्शन है √25 कितना होता है 5, 225 कितना होता है 15 होता है, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 15 होगा, तो यहाँ पर एक बार देखो, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या लिखा 15, 5 लिखा और क्या लिखा 15, 5 से 15 कट गया ना कितनी बार 3 बार, तो 1 बटा कितना आया 3 आया, 1 बटा कितना आया 3 आया। यहाँ पर 49 तो कितना हो गया 7, 121 कितना 11, तो 7 बटे कितना 11, 49 की बात करोगे तो यहाँ पर कितना आया 7, और यहाँ पर क्या था √7, तो 7 को हम क्या लिखे √7 इंटू √7 बटे में √7, तो √7 से √7 क्या हो गया कैंसिल, तो √7 का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पर अगर 7 है, कितना है 7 है, तो 2 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर अगर 4 होता, यहाँ पर 8 होता, या फिर जो भी होता, लेकिन ये जो नंबर है, जो नॉन परफेक्ट नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अपरिमेय संख्या, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। और 121 आपका 11 और यहाँ पर कितना 5, तो 7/11, 11/5 और 1/3, इसे हम P/Q के रूप में लिख पाए, बटे के रूप में लिख पाए, तो ये संख्या कैसी हो गई, परिमेय संख्या। और इसे जब पूरा हल किए तो हल करने पर क्या बचा √7, और ये नंबर कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसे जब सोल्व करते हैं तो इसका आंसर दशमलव के बाद संख्या है, भाग चलता रहता है भाग इसमें, तो ये जो नंबर है कैसा नंबर होगा, अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा, रूट में 49 अपॉन में रूट में क्या 7। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, पद 6² माइनस 2x प्लस 1 में x² का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है कोएफिशिएंट पूछा है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, और आपसे किसका पूछा है x² का गुणांक, किसका पूछा है x² का गुणांक, x² किसके साथ है, बस ये देखो x² किसके साथ है, किसके साथ गुणा हो रहा है x² का, तो आपको आपका जवाब होगा सर किसके साथ है 6, तो यही क्या होगा x² का गुणांक। जैसे हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कोटि, तो कोटि और गुणांक ये कुछ बहुपद के कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें होती है, अगर ये आपको पता है तो आप आसानी से अगर ये कुछ बेसिक बातें पता है कि गुणांक क्या है, कि x² का गुणांक क्या है, तो कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, गुणांक पूछा जा रहा है किसका x² का, और x² का गुणा किसके साथ हो रहा है 6 के साथ, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अगले क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यदि 2x 2 की पावर क्या है x बराबर 128, तो 2 की पावर x प्लस 1 क्या होगा, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस को क्या करना है समान, जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर x और यहाँ पर क्या लिखा 128, इसमें छोटा नंबर कौन है, तो आपका जवाब होगा सर छोटा नंबर 2 है, तो क्या हम 128 को 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, तो 2 की पावर कितना x बराबर 2 की पावर कितना 7, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, और आपको घातांक करने से ये पता होगा कि जब बेस समान होता है और बीच में बराबर का साइन होता है तो पावर भी कैसी होती है बराबर, तो x का मान क्या मिला आपको 7।
आपको क्या फाइंड आउट करना था, 2x, आपको फाइंड आउट करना था 2x की पावर x प्लस क्या 1, x का मान कितना आया 7, 7 प्लस 1 कितना होगा 2 की पावर 8, क्या ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है, पहला। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820 है तथा एचसीएफ कितना है 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो सबको पता है, लगभग सबको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए आप। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है साहब, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या क्या दे रखा है वो देखो। यहां पर आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर दे रखा है 130, सेकंड आपसे पूछा है एलसीएम कितना दे रखा है आपको 1820 और एचसीएफ कितना दे रखा है 26। तो ये जीरो से जीरो क्या हो गया कैंसल, 13 से कट गया 26 कितनी बार 2 बार। तो सेकंड नंबर आपका क्या आएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 1 कितना 3। तो सेकंड नंबर क्या आ गया 364। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 364। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है 64 की पावर 2 की 64 की पावर -2/6। तो यहां पर 64 की पावर -2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 6। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, जैसे भी आपको बटे में जो भी नंबर दिखाई दे रहा है सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि वो बटे वाला नंबर क्या हो जाए कैंसल, कट जाए, कट जाए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कट जाए, ठीक है। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर कितना 6 और उसकी पावर -2/6। तो ये 6 से 6 क्या होने वाला है कैंसल, क्योंकि 6 का गुणा किसमें होगा -2 में और 6 बटे में रहेगा, तो हम 6 से 6 को कैंसल कर सकते हैं। अब आपके पास क्या मिला 2 की पावर माइनस कितना 2 मिला। अब एक नियम होता है जो आपको सबको पता है कि अगर इनवर्स लॉ होता है जिसे लिखा a की पावर -n, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव हो तो सबसे पहले उसे क्या बनाओगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे बनाओगे बटे में लिखकर। ये सब घातांक गणित के नियम है। घातांक गणित के इनवर्स लॉ होता है जहां पर आप इसे लिख सकते हो 1/a की पावर कितना n, नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव। तो इसे आप क्या लिखोगे 1/2 की पावर कितना 2। तो 1/2 की पावर 2 मतलब क्या 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1/4। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि बटे में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर कैंसल होना चाहिए। तो आप 64 को लिख सकते हो 2 की पावर 6, 6 से 6 कटा 2 की पावर -2। नेगेटिव सोल्व नहीं कर पाओगे तो इसके लिए एक नियम बना है कि उसे पहले क्या बनाओ पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनेगा बटे में लिखकर, तो 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सेकंड वाला। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ संख्याओं 202 है, 404, 604, 804, 1004, 1204, 1404, 1604 का क्या बताना है औसत। जब भी इस प्रकार का कोई सीरीज मिले और आपको क्या बताना पड़े एवरेज, औसत बताना पड़े, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि उस क्वेश्चन में ये देखो कि उस क्वेश्चन में डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंस फर्स्ट से लगाकर लास्ट तक अगर डिफरेंस सेम हुआ ना, तो आप क्या करोगे उस केस में फर्स्ट और क्या लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। अगर सब में अगर आप चेक करोगे सब में 200 का क्या है डिफरेंस, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर एवरेज बताने के लिए, एवरेज बताने के लिए क्या करोगे आप फर्स्ट और क्या लोगे लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट क्या है 204 और लास्ट कितना है 1604, दोनों को क्या करोगे जोड़ोगे, जोड़ने पर कितना आया 1808, कितना आया 1808, और 1808 का जब आधा करोगे तो कितना आएगा 904, कितना आ जाएगा 904। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर या फिर एवरेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, जब एक संख्या से 30 को घटाया जाता है तो परिणाम संख्या
परिणाम संख्या उस संख्या का 80% हो जाती है तो उस संख्या को ज्ञात करें। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है? 100% साहब। क्या होती है? 100% होती है, 100%। और उसमें से जब आप 30 घटा रहे हो तो परिणाम संख्या उस संख्या का कितना होती है? सिर्फ 80%। मतलब 100 से कितना हो गई? 80%। तो मुझे बताओ परसेंट में कितना कम हुआ? तो आपका जवाब होगा कि सर 20% की कमी हुई। कितने परसेंट की? 20% की। ये 20% की कमी किसके कारण हुई? 30 के कारण। तो 30 आपका क्या हो गया? वैल्यू। 30 क्या हो गया? वैल्यू किसका? 30 वैल्यू हो गई साहब किसकी? 20 की। और चाहिए क्या आपको? 100। 100 क्यों चाहिए? आपसे क्या पूछा? उस संख्या को ज्ञात करें। वो संख्या अपने आप में क्या है? 100%। कितनी है? 100%। और आपने यहां से कितना घटाया था? 30 घटाया था। और परसेंटेज में कितना घटा? 20। तो वैल्यू क्या हो गई? 30 किसकी? 20 की। चाहिए क्या? 100। 20 से पंजे 100। और 30 गुना जब 5 करोगे 30 गुना जब 5 करोगे 30 गुना जब 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 150। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित क्या बताना है? अनुपात। क्या लिखा है? एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की क्या होती है? हानि होती है। तो देखो यहां पर क्या करना है आपको। जो एमपी है, एमपी को क्या मान लेना है? 100 रुपए। एमपी मतलब क्या? अंकित मूल्य हमने क्या माना? मार्क्ड प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमने कितनी मान ली? कि वो 100 रुपए की। मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी? 100 रुपए। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, तो बेच रहे हो, अब बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो 100 का क्या करोगे? 2/5। जैसे ही 100 का 2/5 किया तो कितना है यहाँ पर? 20। 20 दूनी कितना? 40। तो क्या हुआ? मतलब आप उस वस्तु को जब 40 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 25% क्या हो रही है साहब? हानि। 25% क्या हो रही है? हानि। तो 40 क्या हो गया आपका? वैल्यू। 40 क्या हो गया? वैल्यू किसका? 25% हानि हो रही है इसको बेचने पर। इतने रुपए में बेचने पर आपको 25% हानि हो रही, मतलब 40 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 75 की। और चाहिए क्या आपको? 100। 100 क्या है? सीपी अपने आप में क्या होगा? 100%। कॉस्ट प्राइस कितनी मानोगे उसकी? 100%। इसे जब हल करोगे तो हल करने पर यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना? 4। तो कितना आया? 160 बटा कितना? 3। 160/3 क्या है? ये सीपी। 160/3 क्या है? ये आपका सीपी। और एमपी आपके पास कितना है? 100। आपको क्या बताना? अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य के बीच का अनुपात। एमपी मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अनुपात बताना है, क्रय मूल्य। तो एमपी कितना आपके पास? 100 है। सीपी कितना है आपके पास आया? 160 बटा कितना? 3 आया। ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसल। और चाहो तो काट सकते हो। ये 5 और यहाँ पर कितना? 8। इस 3 को हटाने के लिए गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 15:8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15:8। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। हमने मार्केट प्राइस क्या माना? 100। और उसने बोला कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की क्या होती है? हानि। तो 100 का जब 2/5 निकालोगे, 100 का जो जब 2/5 निकालोगे तो कितना आया? 40। तो 40 क्या है? 40 क्या है? 40 रुपए में क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। जब 40 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रही है? हानि। तो आप कितने में बेच रहे हो? 75% में बेच रहे हो। तो 40 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 75 की। और चाहिए क्या आपको? 100%। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 25 से ये दोनों कट गए। 25 से 75, 25 चौक कितना? 100। तो 4 चौक कितना? 16। 160/3 ये सीपी आया। और एमपी कितना था आपके पास? 100। तो 100:160/3 को जब आप सोल्व करोगे तो हल करने पर कितना आ जाएगा? 15:8। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सुरभि ने एक वॉशिंग मशीन को 15% के लाभ पर 9,499 रुपए में बेचा। तो वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य बताना है, मतलब 100% बताना है साहब। कितना बताना है? 100%। तो देखो 9,499 ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये हो गई आपकी वैल्यू किसकी? 15% के लाभ पर 9,499 रुपए में बेचा। तो आपने 100 से ज्यादा में बेचा, मतलब 15% लाभ कमा रहे हो ना इस पर बेचने पर। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? 115 की। और चाहिए क्या आपको? 100%। क्या चाहिए? 100%। ये 5 से कटेगा कितनी बार? 23। ये कटा कितनी बार? 20। अब देखो यहाँ पर 23 से इसे अगर काटोगे तो 23 चौक 92 होता है। 92 हुआ तो 92 तो कितना बचा? 29। 29 फिर 23 से कम कितना? 23 से कम 23। फिर कितना बचेगा आपका? फिर आपका बचा है 6 बचा। और 69 तो फिर कटेगा कितनी बार? 3 बार। तो 23 से ये कैंसल आउट हो गया है। 9,499 कितनी बार? 413 बार। अब 413 का गुणा किसमें करोगे? 20 में। तो जैसे ही गुणा किया आपने तो 0, 6, 2 और कितना? 8। तो 8,220, 8,220 ये क्या आ जाएगी? वॉशिंग मशीन की लागत कीमत। लागत कीमत क्या? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोल सकते हो, या इतने रुपए में उस वस्तु को आपने खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना होगा? 2/5 होगा। पहले कौन आया? साधारण ब्याज। फिर कौन आया? मूलधन। जो पहले आएगा वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा, और जो बाद में आएगा वो हर को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आपको अच्छे से पता है। और इसके लिए हम सीधा बेसिक सब फार्मूला लगा देते हैं कि एसआई बराबर क्या? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा कितना? 100। एसआई कितना है आपके पास? देखो क्वेश्चन में 2 है। मूलधन कितना है? 5। आर कितना है? 8। और समय बताना है। और बटा कितना है? 100। 5 से कटा 100 कितनी बार? 20 बार। 2 से कटा 8 कितनी बार? 4। और 4 से 20 कितनी बार? 5। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा? 5। कितना आंसर आ गया? 5। तो जो टाइम पूछा था कि कितने समय में, तो आपका आंसर कितना होगा? 5। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक सा फार्मूला है, सबको पता है। बस इतना ध्यान रखना है कि पहले कौन आया? साधारण ब्याज। बाद में कौन है? मूलधन। जो पहले आता है वो अंश को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाद में आता है वो डिनोमिनेटर को, हर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 2:1 है। और कितना और अतिरिक्त पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 क्या हो जाए? 2। क्या मिला रहे हो आप? मैंने क्या बताया इसमें कि जिस लिक्विड को या जिस क्वांटिटी को मिलाओगे उसी की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और जिसे आप नहीं मिला रहे उसकी मात्रा सदैव क्या रहेगी? समान। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर आपको दूध और पानी का जो रेशो है, यहाँ पर कितना दे रखा है? 2:1। और आगे चलकर वो क्या हो गया? 1:, कितना? 2। आप क्या मिला रहे हो? पानी। तो पानी की मात्रा बढ़ना चाहिए, और दूध की मात्रा क्या रहेगी? समान। दूध की मात्रा क्या रहेगी? समान। तो दूध की मात्रा क्या आपको समान दिखाई दे रही है? नहीं। तो दूध की मात्रा को समान करने के लिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे किसका? 2 का। और यहाँ पर किसका करोगे? 1 का। तो यहाँ पर जैसे आपने गुणा किया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना? 1। यहाँ 2 और कितना? 4। पहले पानी कितना था? 1। अब कितना हो गया? 4। कितना बढ़ा? 3। और जो 60 लीटर मिश्रण, ये तो मिश्रण है, तो ये 60 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? मिश्रण की, 3 की। और चाहिए क्या? 3। कितना पानी मिलाया? 3 से 3 कट गया तो आंसर कितना आया? 60 लीटर। आंसर कितना आया? 60 लीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इसमें क्या समझना था आपको कि हमने मिलाया क्या इसमें? पानी। तो पानी की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो दूध की मात्रा क्या रहना चाहिए? समान। पहले वाले मिश्रण में भी और बाद वाले मिश्रण में भी। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा? कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है? 2:3। और आपको क्या दे रखा है? लड़कों की संख्या। वैल्यू दे रखी ना क्वेश्चन में। वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। किसकी? लड़कों की। 2 की। और चाहिए क्या? 3। तो 2 से कटा तो कितना आया? 30।
तो लड़कियों की संख्या कितनी है 30। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला बी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 साल बाद प्रधान की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 गुना होगी और 10 साल पहले प्रधान और उसके पिता की आयु का संबंधित अनुपात कितना था, 1:5 था। तो प्रधान के पिता की आयु क्या होगी। तो आपके पास यहां पर देखेंगे सभी लोग ध्यान से, हम पहले 10 साल पहले का रेशो देख रहे हैं, यहां पर फादर और सन ही है। तो फादर और सन की अगर बात करें, या फिर सन पहले लिख लेते हैं, प्रधान सन और यहाँ पर फादर। रेशो दिया है 10 साल पहले का क्या, 1:5 क्या दे रखा है 5। और 6 साल बाद का रेशो दे रखा है, 6 साल बाद प्रधान की आयु उसके पिता की आयु का 3/7। तो 3 किसके लिए होगा, छोटे वाले के लिए होगा, और 7 किसके लिए होगा, बड़े वाले के लिए होगा। तो यहाँ पर 3 किसके लिए होगा, छोटे वाले के लिए, और 7 किसके लिए, बड़े वाले के लिए। क्या मुझे आप बताओ डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हाँ सर डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है। और ये दो का डिफरेंस किसके कारण आया है, एक 6 साल बाद है और एक 10 साल पहले। तो जब बाद और पहले होता है तो दोनों समय समय क्या हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ने पर कितना आएगा आपका यहाँ पर 16। तो 16 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 2 की। और आपको क्या बताना है, प्रधान के पिता की वर्तमान आयु। तो प्रधान के पिता कौन है, 5। यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 चाहिए आपको। 2 से कटा कितनी बार, 16, 8 बार, तो कितना आया 40। ये 40 साल जो आया है ये कब की उम्र है, ये रेशो कब का है, 10 साल पहले का। और आपको बताना है प्रधान के पिता की कौन सी एज, वर्तमान। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करोगे, 10 प्लस करोगे। जैसे ही 10 प्लस करोगे तो प्रधान के पिता की जो एज होगी वो कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस सेम है, 1 से 3 हो रहा है, 5 से 7 कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने में 15 व्यक्ति कितने दिन लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चनों को या इस टाइप को बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, M1 D1 हो जाएगा। फिर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर H1 भी लिख सकते हो, और यहाँ पर E1 मतलब क्या होती है, इफिशियंसी। और यहाँ पर आप लिख लेना W1, क्या लिख लोगे, W1। यहाँ पर M2, हालांकि इतना नहीं है इसमें, और यहाँ पर क्या लिख लो, W2। M क्या होगा, आदमी, D मतलब डेज, H मतलब घंटे, E मतलब इफिशियंसी कार्य क्षमता, और W मतलब क्या, वर्क या फिर वेजेस, काम भी बोल सकते हो, या फिर काम के साथ साथ वर्क, जैसे बोला यहाँ पर W को क्या लिख सकते हो, वर्क, या फिर वेजेस मतलब मजदूरी। मजदूरी मतलब रुपए की जब बात होती है तो रुपए भी कहाँ आएंगे, बटे में। तो यहाँ पर देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक कार्य कितने दिनों में, 12 व्यक्ति एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्या बोला, उसी कार्य को समाप्त करने के लिए, उसी कार्य मतलब उसी एक काम को समाप्त करने के लिए काम बटे में आता है, ठीक है। उसी कार्य को समाप्त करने में 15 व्यक्ति कितने दिन लेगा, 15 व्यक्ति कितने दिन लेगा, मतलब क्या बताना है, D2। क्या बताना है, D2। तो क्या कट रहा है, देखो 15 और 20 कटा है, ये 3 बार, और ये कितनी बार, 4, और 3 से कटा है 12, कितनी बार, 4। तो D2 कितना आया, 16 दिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या आएगा, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 16 दिन। तो इस प्रकार के या इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही फार्मूला होता है, जो आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में क्या करते हैं, पूरा। 18 दिन में क्या कर रहे हैं साहब, पूरा कर रहे हैं। तो 18 दिन में जब पूरा कर रहे हैं, ए, बी और सी एक साथ एक कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में, 18 दिन में। 18 दिन में पूरा कर रहे, ए धन बी धन सी, ए धन बी धन सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 दिन में। और अकेला ए उसे कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36 दिन में। और फिर बी अकेला उसी कार्य कितने दिन में, 60 दिन में पूरा करता है। तो आपको बताना है कि उसी काम को सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा।
तो एक काम तो आपको बताना होगा कि एक काम क्या है, कार्य पूछा है, क्या पूछा है, कार्य। तो कार्य हमें नहीं पता, तो ऐसा कार्य मानो जो इन सभी नंबर से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो 18, 36 और 60 का जो एलसीएम आएगा, 18, 36 और 60 का जो एलसीएम आएगा, वो एलसीएम आपका आ जाएगा 100 कितना, 80। कितना आएगा, 180। 18 से कटेगा ये 180 कितनी बार, 10 बार। 36 से कितनी बार, 5 बार। और 60 से कितनी बार, 3 बार। तो जब आप इस तरीके से, जब ये जो 180 जो आपका एलसीएम है, 18, 36, 60 का जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, 180। 18, 36 और 60 का जो एलसीएम आया कितना आया है, 180। तो ये आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। क्या बोलते हैं इसे, टोटल वर्क। और टोटल वर्क को अगर आप तीनों बंदों से करवाओगे 18 दिन में, तो प्रतिदिन कितना काम करेंगे, 10। ये 10, 5 और ये 3 आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कार्य क्षमता। तो तीनों की मिलाकर जो कार्य क्षमता है, ये इफिशियंसी है। क्या है ये, कार्य क्षमता। जो इफिशियंसी वो कितनी है, 10 है। ए की अकेले कितने की है, 5 है इफिशियंसी। और बी की क्षमता कितनी है, 3 है। या हम ये बोल सकते हैं कि तीनों मिलकर एक दिन में 10 समोसे खा सकते हैं। ए अकेला 5 समोसे और बी अकेला 3 समोसे खा सकता है। तो ए की क्षमता कितनी है आपके पास, 5 है। बी की क्षमता कितनी है आपके पास, 3 है। तो 5 और 3 कितना, 8। तो 10 में से जब 8 घटाओगे तो बचेगा कितना, 2। कितना बचेगा, 2। और ये 2 जो इफिशियंसी है वो किसकी आई, सी की। और आपको काम, टाइम किसका बताना है, सी का टाइम बताना है। और टोटल वर्क कितना आपके पास, 180 करवाना है। और किससे करवाना है, सी से। और सी की क्षमता कितनी आई, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 90 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 90 दिन। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक ही साथ चालू किया जाए तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। दोनों पाइप पानी भरने वाले हैं, तो साइन कौन सा लगाना, प्लस। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। ये कितना समय लेता है, 10 मिनट। और ये कितना लेता है, 15 मिनट। तो 10 और 15 का क्या लीजिए आप, एलसीएम कितना आया, 30। तो 10 से 30 अगर कैंसिल करोगे तो कितना आया, 3 आया। और यहाँ पर कितना आया, 2। तो ए की जो क्षमता है वो कितनी आई, 3। ए 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 3। और बी 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 2। और लास्ट में क्या बोला कि तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो दोनों एक साथ अगर खोल दे, तो जब एक साथ जब खोलेंगे तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी, जुड़ेगी। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 5। जब 30 में 5 से भाग लगाओगे तो कितना, तो वह टैंक भर जाएगा कितने मिनट में, 6 मिनट में। वह टैंक भर जाएगा कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6 मिनट। कितना आंसर हो जाएगा आपका, 6 मिनट। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। आज हम 25 क्वेश्चन तो पूरे हल नहीं कर पाए, लेकिन हाँ 20-21 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर बताए हैं उसे आप देखिएगा अच्छे से, जो आपको समझाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।